नमस्कार, वेलकम टू SGKG स्टडीज़ एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। और अभी हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसका हम चर्चा कर चुके हैं पहले क्लास में। और उसके आउटकम क्या होते हैं, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, स्ट्राइक क्या होता है, लॉकआउट क्या होता है, इसकी चर्चा हम इसे जस्ट पहले वाले क्लास में कर चुके हैं। अब हम देखेंगे मेथड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब अगर डिस्प्यूट हो ही गया तो सेटल तो करना पड़ेगा ना। तो उस सेटल करने के तरीके कौन कौन से हैं? सो हिंदी में इसको बोलते हैं औद्योगिक विवादों का निपटारा, औद्योगिक विवाद को सुलझाने के तरीके। सो आइए इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। Methods of resolving industrial dispute. There are various methods of resolving industrial dispute. So industrial dispute को रिजॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होने के बहुत से ऑप्शन हो गए ना। क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होते हैं कई तरीकों से, इसलिए उनके सॉल्यूशन करने का भी अलग अलग तरीका होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि जो तरीका पिछली बार काम आया था वही इस बार भी काम आए, इसलिए मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? निगोशिएशन हो सकता है, कॉन्सिलिएशन हो सकता है, मेडिएशन हो सकता है, आर्बिट्रेशन हो सकता है, एडजुडिकेशन हो सकता है। ये सब तरीके हैं, मेथड्स हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। Every organization or management of the trade union has the right and freedom to choose any one method to resolve the industrial dispute. इनमें से कोई भी एक तरीका जो सुटेबल लगता है उसको चूज कर लीजिए और उसके अनुसार अपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल कीजिए, रिजॉल्व कीजिए। What is important here is that industrial dispute must be solved as early as possible. ये सबसे बड़ी बात है। ये चाहे किसी भी प्रकार का विवाद हो, किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो, जितना जल्दी वो सॉल्व हो जाए, जो जितने नीचे लेवल पे सॉल्व हो जाए उतने कम पेनफुल होते हैं। अगर वो डिस्प्यूट बढ़ता गया तो वो पेनफुल होते जाता है, इंजूरियस हो जाता है, हजार्डस होते जाता है। इट मस्ट बी सेटल्ड एट द लेवल विच इट हैज अकर्ड। जहां से वो शुरू होता है रूट पर ही शुरू कर दीजिए। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। सो क्या है? समय पर एक छोटा सा काम कर दीजिए, बड़े बड़े प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देता है। समय टल गया फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, इसलिए डिस्प्यूट जैसे राइज हो वहीं पे सेटल कर देना बेस्ट टाइमिंग होता है। बोथ द मैनेजमेंट एंड यूनियन शुड चेंज देयर एटीट्यूड एंड कीप देयर ईगो असाइड एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट एज अर्ली एज पॉसिबल। देखिए ऐसा है, इंटरेस्ट तो दोनों के इन्वॉल्व है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बेसिकली इंटरेस्ट धीरे धीरे साइड हो जाता है और दोनों के ईगो जो होते हैं वो क्लैश करने लगते हैं। नहीं मानता मैं, मेरी मर्जी, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैनेजमेंट का और एम्प्लॉयज़ का ईगो क्लैश हो रहा है, और जब ईगो क्लैश होते हैं तो सेटलमेंट होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर सेटल करना है तो ईगो को साइड में रख दीजिए साहब, ईगो को घर में रख के आइए और सेटलमेंट टेबल पर बैठिए और अपने इशू को सेटल कीजिए। जब तक ईगो सामने रहेगा सेटलमेंट हो ही नहीं सकता है। When disputes are not settled, relations further become strained. जैसे जैसे सेटल नहीं होंगे संबंध वैसे वैसे कड़वे होते जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। देयर शुड बी अ विन विन सिचुएशन। जब भी दोनों तरफ से बात हो, जब भी दोनों तरफ से डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात हो, सो सेटलमेंट ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉयर को भी लगे कि चलो मैं जीत गया और एम्प्लॉई को लगे कि चलो मैं जीत गया। ये एक टैक्टिक्स है, ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है। कलेक्टिव बार्गेनिंग की एक बहुत बड़ी स्किल है जिसमें सेटलमेंट ऐसे होता है कि दोनों को लगे कि विन विन सिचुएशन है।
अगर इनमें से दोनों में से कोई भी अगर लूजर लगता है तो इट इज़ ओनली टेम्पोररी सॉल्यूशन। जो लूजर है वो देर सवेर फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है और ये परमानेंट सेटलमेंट नहीं हुआ। परमानेंट सेटलमेंट अगर किसी इशू का चाहते हैं, विन विन सिचुएशन दोनों पार्टी का होना चाहिए, चाहे वो घरेलू कार्य में हो, चाहे ग्रामीण कार्य में हो, सामाजिक कार्य में हो, वर्क स्थल पे हो। सिचुएशन जो होना चाहिए विन विन दोनों के लिए होना चाहिए। और ये कैसे विन विन होता है, ये टैक्टिस जो इससे रिलेटेड लोग हैं ये उनको पता है, ये उनको पता है कि कैसे विन विन सिचुएशन होता है। इफ वन विन्स एंड वन लूजेज, रिलेशन डू नॉट एंड कैन नेवर इम्प्रूव, पेंडिंग अवार्ड्स can lead to less productivity, losses for both employer and employees. Both the parties of as far as possible should resort to negotiation instead of tribunal or conciliation. बातचीत करके अपने मसलों को हल कर लेना ही सबसे आसान काम है। अगर कुछ दे करके भी शांति मिलती है तो शांति जो होती है वो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो धीरे धीरे अशांति जो है पता नहीं कौन सा लेवल क्रिएट कर दे। कोई आगे बढ़े उससे आगे निगोशिएशन कीजिए, वार्तालाप कीजिए, वार्तालाप करके अपने इश्यूज को रिजॉल्व कीजिए, फिनिश। जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे के स्टेप के लिए। मेथड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या क्या हो सकते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग है, हाँ, ग्रुप के लोग, वर्कर्स के ग्रुप के लोग और एम्प्लॉयर के ग्रुप के लोग आपस में बातें करते हैं। बार्गेनिंग मतलब तोल मोल करते हैं। कलेक्टिव मतलब सामूहिक रूप से तोल मोल करते हैं, उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। वो बोलते हैं मुझे 100 रुपया सैलरी बढ़ाया होना चाहिए, मैनेजमेंट कहता है आप हमारा कंडीशन देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट ठीक नहीं है, प्रोडक्शन ठीक नहीं है, सप्लाई ठीक नहीं है, डिमांड अच्छा नहीं है, 10 रुपया से ज़्यादा हम बढ़ाने के हमारे पास पावर ही नहीं है। तो मैनेजमेंट 10 रुपये से शुरू करेगा, ट्रेड यूनियन 100 रुपये से शुरू करेगा। वो कहीं ना कहीं 20-30 रुपया पे जा करके अगर सेटल हो जाता है तो वर्कर को भी लगेगा कि चलो हमें 20-30 रुपया मिल गए, और मैनेजमेंट को भी लगता है कि चलो हमारे जान छूटे, साल 100 रुपये के पीछे पड़े हुए थे और 20-30 में बात बन गई। विन विन सिचुएशन हुआ ये। मैनेजमेंट भी सोच रहा है कि सबके सब जान के पीछे पड़े हुए थे, चलो 20-30 में बात बन गई, ये बहुत अच्छी बात है, प्रसन्न हो जाओ, पटाखे छोड़ो भाई, मिठाइयाँ खिलाओ। और वर्कर भी खुश है, वर्कर जो पहले उसको 1 रुपया भी बढ़ने का उम्मीद नहीं था, उसका 20-30 रुपया बढ़ गया। तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग से विन विन सिचुएशन में बातें किया जाता है, निगोशिएशन होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के अलावा भी राउंड टेबल पे मैनेजमेंट का और एम्प्लॉयज़ का निगोशिएशन होता है, वार्तालाप होती है। कॉन्सिलिएशन एंड मेडिएशन। कॉन्सिलिएशन एंड मेडिएशन में क्या होता है, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं। मैनेजमेंट वर्कर से बात करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वर्कर मैनेजमेंट से बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाता है कि थर्ड पार्टी या तो निगोशिएशन टेबल पे दोनों को लेकर के आए या खुद ही मीडिएटर का काम करें। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है 2 पार्टी, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। निगोशिएशन 2 पार्टीज, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। कॉन्सिलिएशन एंड मेडिएशन 3 पार्टीज हो गई, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, और इनके बीच में एक पंच महाशय को ये लेकर के आ गए हैं। गांव में पंचायत होती है ना, तो ये पंच महाशय को लेकर के आ गए हैं कि ठीक है, ये इनकी बातें हम लोग मानेंगे। इससे मिलता जुलता आर्बिट्रेशन है। आर्बिट्रेशन में भी कॉन्सिलिएशन में फ़र्क ये है कि जो बीच वाले पर्सन है उन दोनों पार्टी को इकट्ठा कर लेती है और बोलते हैं आप लोग बातचीत करके अपना इसको सॉल्व कर लीजिए। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, जो थर्ड पार्टी होती है वो थर्ड पार्टी डिसाइड करती है। पंच लोग जो होते हैं वो आर्बिट्रेशन में आते हैं। पंच लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम जो डिसाइड कर रहे हैं वो दोनों पार्टी मानेगी। दोनों पार्टी ये कमिट करती है कि जो भी डिसीजन होगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। और एडजुडिकेशन क्या है, ये कोर्ट का रास्ता है। लेबर ट्रिब्यूनल हो सकता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो सकता है, नेशनल ट्रिब्यूनल हो सकता है। तो कोर्ट जब किसी इश्यूज को सॉल्व करती है उसको एडजुडिकेशन कहते हैं।
जब किसी पंच के पास ले जा करके इसको सॉल्व कराते हैं उसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। जब कोई पीस वाला पर्सन, एक अच्छा रेपुटेशन वाला पर्सन जो है दोनों पार्टी को इकट्ठा कर देता है और कहता है आप लोग बातचीत करके इसको सॉल्व कर दीजिए बिना उसके इंटरवेंशन का, उसको कॉन्सिलिएशन कहते हैं। और जब बिना किसी के इंटरफेरेंस के सिर्फ दो पार्टी आपस में बात करती है, निगोशिएशन कहते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ए टेक्निक by which dispute as to condition of employment are resolved amicably। बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में कलेक्टिव बार्गेनिंग में अपनी बातों को सामने लग करके और उसको सॉल्यूशन उसका निकाला जाता है बाय एग्रीमेंट रेदर देन बाय कोर्सिंग। किसी प्रकार के दबाव में नहीं। कलेक्टिव बार्गेनिंग जब भी होगा दोनों पक्ष आपस में बातचीत करेंगे और एक किसी एमिकेबल सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे, ठीक है साहब ऐसे ही करते हैं, और वहां से सेटल हो जाता है। इसमें किसी का ना एम्प्लॉय का कोई जोर जबरदस्ती होता है ना एम्प्लॉयर का जोर जबरदस्ती होता है। द डिस्प्यूट इज सेटल्ड पीसफुली एंड वॉलंटरली। सो ये शांतिपूर्ण तरीके से भी और स्वैच्छिक तरीके से भी ये सेटल हो जाता है। ऑल्दो रिलक्टेंटली बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। कई बार इनकी इच्छा नहीं भी होती है, फिर भी डिस्प्यूट है और उसको सेटल करना है, और इसलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग नाम के टेबल पर ये लोग आते हैं और इसका सेटल डाउन करते हैं। इसके बाद से निगोशिएशन। निगोशिएशन इज वन ऑफ द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ सेटलिंग लेबर डिस्प्यूट्स। कैसे होता है? ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन और their trade union or inter-rivalry of trade unions and the employees being in a commanding position, many a time negotiation fails। सो भयबीन हो ही न प्रीति वाली बात है। थोड़ा बहुत तो फेयरफुल होना ही चाहिए, एक दूसरे का रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। रेस्पेक्टफुल होंगे तो बातें आदमी मानता है, और नहीं तो मल्टीपल ट्रेड यूनियन हो जाए, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कर रहा है, कहीं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे तो निगोशिएशन फेल होने का डर रहता है। अंडर लॉ इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर्स टू मेक प्रोविजन फॉर द ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सो लगभग हर बड़े कंपनी में ग्रीवेंस सेटलमेंट मशीनरीज हैं। Connected with an individual workman employee in an establishment in which 50 or more workmen are employed or have been employed on any day preceding 12 months। सो 12 महीने में कभी भी एक बार अगर 50 व्यक्ति से ज़्यादा किसी इस्टेब्लिशमेंट में वर्किंग करते हुए पाए गए हैं तो वहाँ पर निगोशिएशन के लिए ग्रीवांस सेटलमेंट मशीनरी इस्टेब्लिश की जाती है। कंसिलिएशन थर्ड प्रोसेस है। It is the process by which a third party persuades disputants to come to an equitable adjustment of the claim। सो इसमें क्या होता है, एक बड़ी पार्टी होती है थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी दोनों पार्टी को कहती है कि आप लोग आकर के आपस में वार्ता कीजिए। जैसे अगर इजराइल में और फिलीपींस में अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट हुआ, कन्फ्यूजन हुआ, टेंशन अराइज हुआ, तो अमेरिका बड़ी पार्टी है, अमेरिका एक थर्ड पार्टी है। अमेरिका आकर के इजराइल और फिलीपींस जो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार नहीं है, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो राजी करेंगे कि आप लोग एक पास बैठ करके और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग खुद ही निकालें, मैं इसमें कहीं इंटरफेयर करने वाला नहीं हूँ। तो दो अनइंटरेस्टेड पार्टी को एक एग्रीमेंट टेबल पर ला करके बैठा देना ही कंसिलिएशन का मेन काम है। कंसिलिएटर कहीं भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता, वो दोनों पक्षों को वार्तालाप के टेबल पे ला करके छोड़ देगा, बोला आप लोग बातचीत कीजिए। और कई बार ऐसा देखा गया है कि बातचीत करने से भी बहुत से मसले हल हो जाया करते हैं। द अल्टीमेट डिसीजन इज ऑफ द डिस्प्यूटेंट्स देमसेल्व्स। ये दोनों पक्ष जो है, ये दोनों पक्ष ही वार्ता करेंगे और दोनों पक्ष ही सोल्यूशन निकालेंगे। कंसिलिएटर मात्र इन दोनों को इकट्ठा करने का एक जरिया है। कंसिलिएटर कोई मेडिएशन नहीं कर रहे हैं, कंसिलिएशन कोई आर्बिट्रेशन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दोनों पक्षों को इन्होंने प्रेशराइज किया कि नहीं दोनों आप लोग पहले इकट्ठा होइए, आप लोग बात कीजिए और बातचीत करके मामले का शांतिपूर्ण हल निकालिए, इसको कंसिलिएशन कहते हैं। So in simple sense, conciliation means reconciliation of differences between the persons। Conciliation refers to the process by which representative of workers and employers are brought together
before a third party with a view to persuading them to arrive at an agreement by mutual discussion between them. The alternative method name which is used for conciliation is mediation. The third party may be one individual or group of people. So जो कंसिलिएटर होंगे चाहे मेडिएटर होंगे, ये दोनों पार्टी के साथ खड़े हैं, जहां भी हर्डल होता है वहां पर वो आ जाएंगे, लेकिन डिस्कशन जो होगा और सॉल्यूशन जो निकाला जाएगा दोनों पार्टी के बीच में निकाला जाएगा। कॉन्सिलिएशन को ही मेडिएशन भी कहा जाता है। इसके बाद से conciliation mediation, through conciliation and mediation third party provides assistance with a view to help the parties to reach to a conclusion, to reach to a agreement. Conciliator brings the rival parties together, discuss with them their differences and assist them in finding out solution to their problem. So दो प्रतिपक्षी पार्टियां हैं, दोनों धूर विरोधी एक दूसरे की पार्टियां हैं, दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाहती है। हो सकता है कि कुछ ऐसे ही कुछ परवेसिव ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन हो जिसके बेसिस पे ये दोनों लड़ने पर, मारने मरने पर उतारू हो गए। इन दोनों को एक बार बातचीत करने का मौका मिले तो शायद कुछ सोल्यूशन निकल जाए। तो इसलिए एक थर्ड पार्टी जो होती है इन दोनों पार्टी को निगोशिएशन टेबल पर लेकर के आती है। हो सकता है कि वहां पर थर्ड पार्टी प्रेजेंट भी रहे लेकिन कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, आपको बातचीत करने में फैसिलिटेट करेगी, जहां पर बिगड़ने लगेगी वहां पर फिर से दोनों को इकट्ठा करेगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। मीडिएटर ऑन द अदर हैंड इज मोर एक्टिवली, मीडिएटर जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। कॉन्सिलिएटर का कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कॉन्सिलिएटर का काम दोनों को इकट्ठा करके बातचीत कराने तक पहुंचा देना है। मीडिएटर जो होता है इससे ज़्यादा कुछ उनको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराता है। कंसिलिएशन में भी वॉलंटरीली और कंपलसरी। सो कंसिलिएशन जो होता है वॉलंटरीली भी हो सकता है और कंपलसरी भी हो सकता है। और ये कंसिलिएशन के बारे में ट्रेड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 4 सेक्शन 5 में मेंशन किया हुआ है। सेक्शन 4 में कंसिलिएशन ऑफिसर है और सेक्शन 5 में बोर्ड ऑफ कंसिलिएशंस है, मतलब ग्रुप ऑफ कंसिलिएटर्स है। सो इसलिए इसमें कंसिलिएशन जो हो सकता है वॉलंटरीली भी हो सकता है, कंपलसरी भी हो सकता है। गवर्नमेंट कराती है कंपलसरी हो जाती है, अपने से करेंगे वॉलंटरी रहेगा। सिंस कंसिलिएशन ऑफिसर हैज नो पावर ऑफ कोर्सिंग ओवर लेबर एंड मैनेजमेंट, ही कैन ओनली परसुएड देम टू क्लाइम डाउन एंड मीट ईच अदर। सो जो कंसिलिएटर महोदय हैं इनका सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि दोनों पार्टी को ये परस्यूट करना कि लड़ना जो है किसी मामले का सॉल्यूशन नहीं है, लड़ने से किसी का हित नहीं होने है, लड़ने से दोनों कट के मर जाएंगे, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन बातचीत से निकलेगा और नेगोशिएशन टेबल पर उनको लेकर के आना कंसिलिएटर का मेन काम है। अब आइए आर्बिट्रेटर को देख लेते हैं। आर्बिट्रेशन इज ए मीन्स ऑफ सेटलिंग एन अवार्ड ऑफ ए कन्फ्लिक्ट इशू बाय रेफरेंस टू ए थर्ड पार्टी। यहाँ पर आप मन में पंचायत को ध्यान में रख लीजिए। पंचायत में कुछ लोग पंच भी होते हैं और नहीं तो एक दो आदमी भी होते हैं। सो एक थर्ड पर्सन को यहाँ पर रेफर किया जाता है डिस्प्यूट, और थर्ड पार्टी जो है इन दोनों पार्टी को सुन करके और एक कोई डिसीजन अपना सुनाती है। सो it is a process in which a dispute is submitted to an impartial outsider who makes a decision which is binding on both the parties. Arbitration is just like a judicial process. So arbitration is a process in which the conflicting parties agree to refer their dispute to a neutral third party. So arbitration में क्या होता है, दोनों जो डिस्प्यूटिंग पार्टी है, जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज है, ये कन्फ्लिक्टिंग पार्टी अपने मैटर को किसी थर्ड पर्सन के पास रेफर करती हैं। वो थर्ड पर्सन न्यूट्रल पर्सन होगा। अगर वो ये उसके पक्ष का हो गया तो दूसरा नहीं मानेगा, दूसरे के पक्ष का हो गया तो पहला नहीं मानेगा। तो इसलिए जो आर्बिट्रेटर होगा वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगी। Arbitration differs from conciliation in sense that in arbitration the arbitrator gives his judgment on a dispute, while at conciliator the conciliator disputing parties to reach to a decision. So conciliation में क्या है, सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्टी को एक साथ बैठा करके बात कराने के लिए राजी करने ला कंसिलिएटर का काम है। और आर्बिट्रेटर क्या करते हैं,
आर्बिट्रेटर जो होते हैं ये पंच होते हैं, ये एक जज की तरह बैठते हैं, ये दोनों पार्टी को सुनेंगे और कुछ डिसीजन देंगे, कुछ जजमेंट देंगे, और उस जजमेंट को फॉलो करना है, दोनों पार्टी फॉलो करेगी। तो इसमें थर्ड पर्सन का डिसीजन होता है, उसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। इसके बाद से एडजुडिकेशन। If despite efforts of conciliation no settlement is arrived at between the employer and workman, the industrial dispute provides the three-tier system of adjudication. So ये क्या है? एडजुडिकेशन जो है एक जुडिशियल प्रोसेस है जिसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को एडजुडिकेशन के लिए लेबर कोर्ट भेजा जाता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भेजे जाते हैं एंड नेशनल ट्रिब्यूनल भेजे जाते हैं। सेक्शन 7A एंड सेक्शन 7B जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसमें ये मेंशन किया हुआ है। लेबर कोर्ट्स हैव बीन empowered to decide disputes relating to these matters. These matters are connected with the rights of workers or otherwise of strike or lockout. So शेड्यूल मेंशन किए हुए हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में लिस्ट बने हुए हैं, कौन कौन सा लिस्ट का जो मटेरियल है वो लेबर कोर्ट में जाएगा और दूसरा लिस्ट जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाएगा, उसके लिए लिस्ट बनाया हुआ है, और नेशनल ट्रिब्यूनल में क्या इशू जाएगा उसका भी लिस्ट बना हुआ है। द अल्टीमेट लीगल रेमेडी फॉर द सेटलमेंट ऑफ अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट इज रेफरेंस टू एडजुडिकेशन बाय द गवर्नमेंट। सो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट रेफर करती है कि बातें बन नहीं पाई, आप लोग चलिए लेबर कोर्ट में चलिए, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में चलिए, नेशनल ट्रिब्यूनल में चलिए। The government can refer the dispute to adjudication with or without the consent of the disputing party. Disputing party चाहे ना चाहे, अगर dispute है तो गवर्नमेंट चाहे तो कंपलसरी भी एडजुडिकेशन करा सकती है। When the dispute is referred to adjudication with the consent of the disputing party, it is called voluntarily adjudication. जब दोनों पार्टी के इच्छा से एडजुडिकेशन कराया जाता है, रेफर किया जाता है, तब इसको वॉलंटरी एडजुडिकेशन कहते हैं। और व्हेन द गवर्नमेंट herself refers the dispute to adjudication without consulting the concerned parties, it is known as compulsory adjudication. So compulsory adjudication में क्या होता है, गवर्नमेंट इस पार्टी से भी नहीं मिलेगी, उस पार्टी से भी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट का एक ही कंसर्न है कि अगर कुछ डिस्प्यूट है तो उसका सेटलमेंट होना चाहिए, और उसके सेटलमेंट के लिए कंपलसरी एडजुडिकेशन भी कराया जाता है। सो एडजुडिकेशन के दो पार्ट होते हैं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, एडजुडिकेशन के दो पार्ट होते हैं, वॉलंटरी और एडजुडिकेशन जिसमें एम्प्लॉयर और जिसमें दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं कोर्ट में जाकर के सॉल्व कराने के लिए, और नहीं तो दोनों पक्ष से बिना पूछे भी गवर्नमेंट इसको रेफर कर सकती है एडजुडिकेशन के लिए, उसको बोलते हैं कंपलसरी एडजुडिकेशन। जो एजुकेशन का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो सिस्टम है एडजुडिकेशन का, वो 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर में क्या है, लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल है। और आराम से थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 जो है लेबर कोर्ट के बारे में है, सेक्शन 7A जो है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के बारे में है, सेक्शन 7B जो है नेशनल ट्रिब्यूनल के बारे में। इसमें एमसीक्यू के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ये आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा, एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन। व्हेन पार्टीज एंगेजिंग इन कलेक्टिव बार्गेनिंग आर अनेबल टू अराइव एट ए सेटलमेंट, जब कलेक्टिव बार्गेनिंग में ये आते हैं लेकिन किसी सेटलमेंट पे पहुंच नहीं पाते हैं, तो आइदर पार्टी और द गवर्नमेंट में कमेंस कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। तो उसमें क्या करना है, एक कंसिलिएशन प्रोसीडिंग शुरू किया जाता है बिफोर अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड कंसिलिएशन ऑफिसर हुज इंटरवेंशन में प्रोड्यूस ए सेटलमेंट। सो इसमें क्या होता है, ये दोनों अगर आपस में सेटलमेंट पे नहीं पहुंचे तो कंसिलिएशन ऑफिसर में हेल्प देम टू रीच फॉर ए सेटलमेंट which is then registered in the labor department and becomes binding on the all the parties. अब इस सेटलमेंट पर अगर ये पहुंचते हैं तो जो सेटलमेंट जो भी दोनों एग्रीमेंट पर पहुंचे हैं वो बाइंडिंग हो जाएगा। अगर कंसिलिएशन काम नहीं किया, अगर कंसिलिएशन फेल हो गया, इफ इट फेल्स it is open to the parties to involve arbitration or for the appropriate government to refer the dispute for adjudication. तो अगर कंसिलिएशन में, निगोसिएशन में बात नहीं बनी, कलेक्टिव बार्गेनिंग में बात नहीं बनी, कंसिलिएशन फेल हो गया, तब
आर्बिट्रेटर के पास लेके जाइए, और नहीं तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है एडजुडिकेशन में भेज देगी। आर्बिट्रेटर जो होगा आपके पसंद का हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकता है, न्यूट्रल पार्टी हो सकता है, जिसकी बातें आपको माननी चाहिए, ऐसा आप कमिट करेंगे। और एडजुडिकेशन जो होता है वो तो गवर्नमेंट बॉडीज है, चाहे वो लेबर कोर्ट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो, और चाहे नेशनल ट्रिब्यूनल हो। डिस्प्यूट मे बी सेटल्ड बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग और कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन, और अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो कंपलसरी एडजुडिकेशन से तो सेटल होना ही है। ये सब जो तरीके रहे वो हमारे सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रहे। उस पर कुछ लंबे स्टडी मटेरियल हैं जो शायद आपके काम आ सके, ये निगोशिएशन के बारे में, इसको आप देख लीजिएगा। ये कॉन्सिलिएशन के बारे में विस्तार से है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये मेडिएशन के बारे में, मेडिटेशन नहीं बोलना है, मेडिएशन है, बिचौलिए का है, बीच वाले आदमी, इनके बारे में भी देख लेना है। उसके बाद से आर्बिट्रेशन होता है, ये एक 1 बाय 1 ये एक स्टेप है। ये आर्बिट्रेशन अगर फेल हो गया तो एडजुडिकेशन में जाएंगे। कंपलसरी आर्बिट्रेशन भी होता है। सो इस तरीके से जब आर्बिट्रेशन फेल हो जाता है तो एडजुडिकेशन में जाते हैं। तो ये प्रोसेस है हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए। अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है, इसको 2 बार 3 बार देख लीजिए। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया, इसमें कोई डिफ़िकल्टी होनी ही नहीं चाहिए। ये जो मटेरियल है SGKG स्टडीज़ पर हम अपलोड कर रहे हैं, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। कुछ लोग स्टडी मटेरियल अभी भी ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, उन तक स्टडी मटेरियल पहुंचनी चाहिए। हमारा दूसरा स्टडी चैनल है SGKG 2.22, और उस पर ये रिमेनिंग स्टडी मटेरियल्स है, इस पर भी जा कर के आप अपना स्टडी बढ़ा सकते हैं। ये SGKG स्टडीज़ है, इस पर लगभग 196 क्लासेज अपलोड किए हुए हैं। इनको आप अपनी सुविधा के अनुसार स्टडी कर लें। ये SGKG 2.22 है, इन पर लगभग 1000 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। इन पर भी आप जा कर के अपने स्टडी अध्ययन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए विश यू योर सक्सेस। और आपका जो सक्सेस है, आपकी जो सफलता है, वो छुपी है आपके स्टडी में, रिवीजन में, प्रैक्टिस में। सो स्टडी भी करना है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। क्लासेस जब समाप्त हो जाएंगे तब हम बीच बीच में इनके MCQ ला करके भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि UPSC जो है MCQ को कॉम्प्लिकेट करके पूछते हैं। चूँकि MCQ को कॉम्प्लिकेट करके पूछते हैं, इसलिए सीधे MCQ समझने से अच्छा है पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेना। मैं पहले आपका कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कॉम्प्लिकेटेड MCQ को सॉल्व करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।